हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग साथियों, आशा करते हैं आपसे कि पढ़ाई लिखाई मस्त जबरदस्त जिंदाबाद चल रही होगी। दोस्तों अभी हम हिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं। हिस्ट्री के पहले हम बहुत सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम दिल्ली सल्तनत के कुछ कुछ भाग, प्रशासनिक भाग को देखेंगे। आज को किसको देखेंगे? दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक भाग को हिस्ट्री के घटना चक्र में देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो घटना चक्र को हम जो है बीपीएससी से पहले ही समाप्त करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, पूरा तक खत्म करेंगे। आप लोग बस साथ रहिएगा, बस डेली कंटिन्यू बना रहिएगा। इसको तो घटना चक्र जितना भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये पॉलिटिक्स, तीनों को खत्म कर देंगे। रेगुलर चलेगा, ठीक ना? बस आप लोग रेगुलर रहिएगा, बने रहेगा, साथ देते रहेगा। चलिए हम लोग स्टेट करते हैं बिना किसी बात का, दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक विभाग। ठीक है, देखिए, गुलाम वंश के सुल्तान ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, और खिलजी वंश से क्या किया था भैया? 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। तो उसके बाद किए इस वजह दिल्ली में जो काल थी, शासन करने का जो काल था, कैसे गुलाब खिले तो सुगंध लो, आपको बताए थे। गो से गुलाब, गुलाब से क्या गुलाम वंश, खिले से क्या खिलजी वंश, गुलाब खिले तो से क्या तुगलक वंश, सांस लो सौ से सैयद वंश, और लो से लोधी वंश था। ठीक है, बोला गुलाम वंश। गुलाम वंश ने कब तक शासन किया था भैया? 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश शासन किया। 1206 से 1290 ईस्वी तक। ठीक है, खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश ने शासन किया। ठीक है, तुगलक वंश ने कब से कब तक शासन किया भैया? तुगलक वंश जो किया था 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक किया था। ठीक है, फिर आता है सैयद वंश। सैयद वंश से कब तक शासन किया भैया? 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक किया। ठीक है, शासन। फिर आता है लोधी वंश। लोधी वंश का शासक कौन है? 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इसमें तुगलक वंश का सबसे दीर्घकालीन काल तब बोलेगा। सबसे कौन ऐसा वंश था जिन्होंने की दिल्ली थी अपने भारत में सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो बता, तुगलक काल। ये जो दिल्ली सल्तनत में तुगलक काल ने जो है ना सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुगलक काल का अधिकांश अमीर एवं सुल्तान कहते हैं भैया तुर्क वर्ग थे। तुगलक काल में जितना भी अमीर और सुल्तान लोग था वो सभी तुर्क वर्ग थे। ठीक है, तुर्की वगैरह सबसे आए हुए थे। ठीक है, सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। सुल्तान क्या था भैया? केंद्रीय शासन का प्रधान था। ठीक है, इसी तरह सल्तनत काल में भी प्राय सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। ठीक है, इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्पवयस्क होता था। ठीक है ना? देखिए, इस जितना भी सभी प्रभावशाली पद था, जितना अभी भी आप देखिएगा, जितना भी पद सब है, पद पे क्या था? पढ़ा लिखा आदमी आता है। जैसे हम लोग ये अभी सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, किस लिए? वो सरकारी पद पाने के लिए। ठीक है, सरकार को ताकि सपोर्ट करेंगे। अब सरकारी हमारा मूर्ख आ जाएगा, चौपट आ जाएगा, लंपट आ जाएगा, अंगूठा छाप आ जाएगा, तो वहां पे किसका राज चलेगा? हम सबों का राज चलेगा। जो पढ़ा लिखा रहेगा, जो वहाँ पे प्रभावशाली लोग होगा, उसका राज चलेगा। ठीक है, तो बस वही था। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रशासनिक प्रशासनिक विभाग में उसे प्रारंभ करने वाले शासक निम्न है। प्रशासनिक विभाग देखिए, वहां पर जब प्रशासनिक विभाग जो क्या क्या स्टार्ट हुआ था दिल्ली सल्तनत में, उस चीज को देखते हैं। देखिए, दीवान ए मुक्त खराज स्टार्ट हुआ था, या राजस्व विभाग से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? राजस्व विभाग से रिलेटेड था। इसका किसने इसको बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने भैया इसको बनाया था। ठीक है, क्या बनाया था? दीवान ए मुक्त खराज भैया क्या था? तो भैया राजस्व विभाग था। ठीक है, मुक्त खराज क्या था भैया? खराज। खराज को ध्यान रखिएगा, खजाना। खराज को क्या रखिएगा? खजाना। कौसे खराज, कौसे खजाना से याद रखिएगा। दीवान ए खराज को करके राजस्व विभाग है। ठीक है, दीवान ए रियासत किसने किया था? बाजार नियंत्रण। ये फिर अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाजार नियंत्रण का भी इन्हीं को क्या कहते हैं? बाजार नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली इन्हीं के क्षेत्र में रहा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या 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 चालू किया था भैया? दीवान ए रियासत क्या था भैया? बाजार नियंत्रण विभाग था। ठीक है, दीवान ए अमीर एक वही क्या था? कृषि विभाग था। दीवान ए अमीर एक वही क्या था? कृषि विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अमीर एक वही कृषि विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक इसके क्या था? राजा थे। ठीक है, दीवान ए कोई कृषि विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक थे। दीवान ए खैरात दावन विभाग था। दीवान ए खैरात का दावन विभाग था। फिरोज शाह तुगलक क्या था? इसका संस्थापक थे। ठीक है, फिरोज शाह थे। दीवान-ए-खैरात किसने बनाया था? और दीवान-ए-खैरात का दावन विभाग था, और जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनाया था। ठीक है, दीवान-ए-बंदगान क्या था? दासों को देखभाल के लिए बनाया था दीवान-ए-बंदगान, जो फिरोज शाह तुगलक ने इसको भी बनाया था। ठीक है, सबसे अधिक दास इन्हीं के काल में था, फिरोज शाह तुगलक के काल में था। दीवान-ए-खैरात क्योंकि ये दान वगैरह सब करता था गरीब वृद्धा वृद्धा लोगों को, या जो कहते हैं क्या कहते हैं, विधवा लोगों सबको जो देता है दान वगैरह, ये खैरात था। दीवान-ए-खैरात नहीं बोलते हैं घरों में? खैरात में बोतल जी की रे, तो नहीं बोलते हैं गाँव में, बस वही है। दीवान एक खैरात क्या था भैया? दान विभाग था। किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। एक बार झांपिए, एक बार बोलिए। ठीक है, दीवान ए मुक्त खराज। खराज आया तो खजाना था। ठीक है, खजाना क्या था? राजस्व विभाग था। किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने एक और चीज बनाया था, क्या? बाजार नियंत्रण था। बाजार नियंत्रण क्या था? दीवान ए रियासत थे, उसको बाजार नियंत्रण प्रणाली था वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, दीवान ए कोई कृषि से रिलेटेड था। कृषि से रिलेटेड था, कौन बनाया था? या मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या था? दीवान ए अर्ज क्या था भैया? सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवान ए रियासत, रिसालत, ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित था।
दीवान इंसा, इंसा के थे छात्रों, सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था, ठीक है। दीवान ये विजारत किसे था, वित्तीय विभाग से संबंधित था, ठीक है। विजारत एक ऐसी संस्था थी जो कि इस्लामिक संविधान में मान्यता थी, ठीक है, इसलिए विजारत कहूँगा, विजारत ये वित्तीय मामला से संबंधित राजस्व विभाग था, ठीक है। चलिए ये सब तो होते रहेगा, हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। ये सबको डिटेल में पढ़ाया गया था, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन एक में नंबर में क्या कहता है, इतिहास, इतिहासकार बर्नी, इतिहासकार बर्नी, पूरा इसको और छोटा कीजिए तो ताकि क्वेश्चन यहाँ दिखाई पड़े, हाँ ठीक है। इतिहासकार बर्नी, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तान के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि, क्यों नहीं माना भैया, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करता था, या मुस्लिम, एक मिनट, मुस्लिम मुस्लिम धर्मावलंबी की अक्सर उपेक्षा की जाती थी। सुल्तान ने मुस्लिम कानूनों के साथ साथ अपने स्वयं को भी नियम बना दिए थे। गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। देखिए, इतिहासकार बर्नी ने कहा दिल्ली के सुल्तान के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि अधिकतर आबादी जो था ना, इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने बोला कि भैया ये इस्लामी जो है राज्य नहीं है, ठीक है। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली सुल्तान के अधीन सरकार भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करता था। अधिकतर जो है हिंदू से होगा या इस्लाम का अनुसरण नहीं करता हुआ, इसलिए बोला ये इस्लामी काल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भैया, सुल्तान काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? बताइए, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? जस्ट अभी ऊपर में पढ़ाए थे, ठीक है। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? या तुर्क, किसके थे? तुर्क वर्ग के थे, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन के राजस्व वसूली के प्रभारी को क्या आमिल कहा जाता था? आमिल। दिल्ली के सुल्तान को इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। प्राचीन देसी संस्था नहीं थी, इसको तो इन्होंने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था इक्ता व्यवस्था, ठीक है। बताइए नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट का क्वेश्चन है, अमीर बख्शी का पद दिल्ली के सुल्तान दिल्ली के खलजी सुल्तान के शासनकाल में अस्तित्व में आया था? बताइए, अमीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तान के शासनकाल में आया था? नहीं भैया, उस टाइम थोड़ी आया था। तो इस वजह केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। केवल एक सही में क्या था भैया, वही था कुछ में, एक में था कि भैया दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन के समय वसूली के प्रभारी को क्या कहते, अमीर कहा जाता था, ठीक है। राजस्व प्रभारी, राजस्व प्रशासन से आपको याद आ गया क्या था? राजस्व विभाग, खैराज, मुक्त खराज किसने बनाया था भैया? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। चलिए हम लोग इसे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक विशिष्ट व्यवस्था की नहीं थी? एकता व्यवस्था नहीं थी, तो एकता एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। एकता क्या था? एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, हाँ भाई बिल्कुल थी। रियासिया सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, व्यवस्था नहीं है, ठीक है। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व के सैन्य में रखने पड़ते थे। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, हाँ भाई बिल्कुल। ये था देखिए, सीधा ये तो सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, सीधा राजस्व विभाग में जाता था। किसमें? राजस्व विभाग में जाता था, ठीक ना। इसको एकत्र कर एकता एकता क्या था? एकता का राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, ठीक है। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी को स्रोत था, ठीक है। एकता एकत्रित करके राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं, राजस्व विभाग में डालती थी, ठीक है। देखिए, भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश एकता प्रणाली प्रचलन किया था। क्या हम बोले थे आपको? एकता प्रणाली कैसे शुरू शुरू किया था? तो भैया इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है ना। एकता व्यवस्था के तहत एकता के धारक, समझे, एकताधारी या मुक्ति को उस भू क्षेत्र से राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी, ठीक है। देखिए पहले क्या था, एकता व्यवस्था जब चालू किया गया, उसमें कहा गया भैया पेंशन तुमको नहीं मिलेगा, तुमको पेंशन के बदले में जमीन मिलेगा। अब जमीन मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि उस जमीन को देता था, वहां पे जो भी उस जगह पे काम उम करता या रहता था, उसके बदले में उसको कर देता था, टैक्स देता था। उसी से वो कलेक्ट करके अपना जीवन यापन चलाता था, ठीक है। तो ये क्षेत्र बात था। तो अगर ऐसा बात है तो भैया एकता क्या होता है? उससे कर वसूलने वाला कोई चीज हो गया, ठीक है। एकता से एकत्रित राजस्व है, तो एकता से क्या करते थे हम लोग, जो जिनके पास भी जगह जमीन रहता था, उससे हम लोग क्या करते, जिसको देते थे जगह जमीन, कि भैया आज से जगह जमीन पे तुम इसका कर वसूल लेगे, तो जो भी कर वसूल क्या करता है, उसको एकत्रित करके राजस्व विभाग के पास देता था, ठीक न, ना कि सुल्तान के पास, बल्कि इस राजस्व के मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय द्वारा पूरे करता था, तथा इसे इस राजस्व से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक खर्च रखने पड़ते थे, ठीक न। खालिसा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। बोलेगा कौन सा भूमि से जो प्राप्त आय होता था, कर जो सीधा क्या कहते हैं, सरकार राजा राजा के खाते में जाता था?
वो था भैया खालसा भूमि। कौन सा था? खालिसा भूमि। खालिसा भूमि से जो भी आय आता था वो सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, ठीक ना। अबू अली हसन अबू अली हसन इबन अली तुसी निजाम अल मुल्क की फारसी पुस्तक सियासतनामा में प्रारंभिक एकता व्यवस्था के विवरण मिलता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही उपक्रम है? बताइए कौन सा है? पहले आता है प्रगणना, फिर सरकार, फिर सूबा। सूबा सबसे छोटा से हो जाएगा, ठीक है। सूबा, परगना, सरकार, सूबा, परगना, सरकार, सूबा, परगना, सरकार, सूबा। क्या याद रखिएगा? परगना पहले आएगा, फिर सरकार, फिर सूबा। आइए देखते हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण साम्राज्य को सूबा में बांटा गया। सब कुछ क्या प्रांतों में बांटा गया? सूबा मतलब सूबा में छोटा छोटा जगह, ठीक है। सूबा, सूबेदार सूबे का शासन का प्रमुख अधिकारी होता था। प्रशासन की दृष्टि से प्रत्येक सूबे को उनके इकाइयों में बांटा गया था। इन इकाइयों को क्या था? सरकार कहा जाता था, ठीक है। प्रत्येक सरकार का प्रमुख अधिकारी फौजदारी होता था और प्रत्येक सरकार के पुनः परगना या महल में विभाजित किया जाता था। देखिए अब लोग कैसे बांटते हैं? पहले देश बांटते हैं, फिर राज्य बांटते हैं, फिर जिला में, फिर गांव में, ऐसे आते हैं। वैसे पहले था, पहले क्या था? पहले परगना था, फिर सरकार था, फिर जाके सूबा था, ठीक उसी तरह था, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार थोड़ा इसको पढ़ ही लेते हैं। यहाँ पे सभी प्रमुख अधिकारी सिक्कादार होता था। परगना के अंतर्गत गांव होते थे जिसमें कि याबदा या दी कहा जाता था, ठीक है। याबदा के अंतर्गत बहुत सी छोटी छोटी बस्तियां होती थी जिन्हें नागला कहा जाता था, ठीक है। शाहजहां के शासनकाल में परगना था सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया था, ठीक है, जिसे चकला कहते हैं, जिसके अंतर्गत कुछ परगनाने आते थे। अतः मध्यकालीन भारत के आकार की दृष्टि से सही आरोही क्रम इस प्रकार है: परगना, सरकार, सूबा, इस प्रकार विकल्प है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज, दिल्ली सल्तनत दीवान ए अर्ज विभाग स्थापित किसने की थी? दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज किसने? बलबन ने किया था ना, किया था दीवान ए अर्ज व्यवस्था किया था। देखो दिल्ली सरकार में गुलाम वंश के शासक बलबन ने सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की थी। क्या था? दीवान ए अर्ज किसने किया था भैया? तो बलबन ने किया था। क्यों किया था भैया? यह सेना को सुव्यवस्थित करने के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़े। हाँ बढ़ते जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? दीवान ए मुक्त खराज, मुक्त खराज भैया से मुक्त खराज क्या था ये? मुक्त खराज, खराज आजाद क्या? खजाना समझना है, ठीक है ना। खजाना क्या था भैया? राजस्व विभाग था। राजस्व विभाग कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये तो सही हो गया। दीवान ए अमीर कोई, अमीर कोई को क्या था? कृषि विभाग था। कृषि विभाग किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी ने किया था। दीवान ए खैरात, खैरात क्या था भैया? दान उन देते थे गरीबों का। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल सही है। दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत जो है ना, रियासत जो है ना, दीवान ए रियासत क्या था? क्या बाजार नियंत्रण प्रणाली था, जिसको क्या किसने लाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था, ना कि बलबन ने लाया था। बलबन गलत हो जाएगा, यहाँ पे होगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप सम्मिलित है? बताइए। दीवान ए बंदगौन, दीवान ए बंदगौन, बंदगौन क्या था? ये दासों का देखभाल के लिए था। ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था, बिल्कुल सही है ये। सही रूप से सम्मिलित थे, सम्मिलित यही सही है। दीवान ए मुक्त खराज, मुक्त खराज क्या था भैया? खजाना था। इसने किसने लाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसको लाया था, ठीक है। दीवान ए कोई, दीवान ए कोई कृषि विभाग था। इसको किसने? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था। दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज किसने लाया था? बलबन ने लाया था। दीवान ए अर्ज किसने लाया था? बलबन ने लाया था, सेना की देखभाल के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोई विभाग निम्नलिखित से किस संबंधित था? कृषि से संबंधित था। किसने लाया था भैया? फिरोज शाह तुगलक ने लाया था, ठीक है। आइए दिमाग, निम्नलिखित में से किस शासन का दीवान ए अमीर कोई विभाग की स्थापना किया था? किसने किया था भैया? तो दीवान ए अमीर कोई ने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सॉरी, दीवान ए कोई क्या था? दीवान ए कोई का कृषि विभाग था। क्या था भैया? कृषि विभाग था। कृषि विभाग किसने लाया था? एमबीटी ने लाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था, ठीक है। दीवान ए अर्ज क्या था? सेनाओं के लिए था। और किसने बनबल ने लाया था, ठीक है, सेना विभाग था। दीवान ए रियासत क्या था? बाजार नियंत्रण प्रणाली थी, ठीक है, इसको लाया था अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था, ठीक है। दीवान एक वित्तीय मामले से संबंधित था। धार्मिक मुद्दों से सरकारी पत्र, ये हो गया वित्तीय मामले से रिलेटेड। ये हो जाए, देखिए एक का 4 बनाइए और बी का 3 लिखे, कहाँ से आ गया? यहीं पे मिल जाएगा गुरु। रीड में एक का 4, एक का ये, देखिए यहाँ ये दीवान अर्ज क्या था भैया? दीवान अर्ज आ गया आपका सेना विभाग से संबंधित है। दीवान रियासत का था, रिसालत है, सॉरी रियासत हम पढ़ रहे हैं, रिसालत है। दीवान रिसालत का धार्मिक मुद्दों से संबंधित है, विदेशी मामलों से संबंधित है। रिसालत बोलेगा ना तो धार्मिक मुद्दों से संबंधित है, विदेशी मामलों से संबंधित होते हैं। दीवान इंसा किससे रिलेटेड है? सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है, ठीक है। दीवान इंसा किससे है? सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवान वजारत किससे रिलेटेड है? वित्तीय मामला से संबंधित है। दीवान बाजार के वित्तीय मामला से संबंधित है। दीवान अर्ज विभाग से संबंधित है भैया। ये कौन गया? सेना विभाग। कौन गया भैया? दीवान अर्ज सेना विभाग नहीं है इसमें।
रक्षा विभाग, वही सेना क्या करता है भैया, रक्षा करता है। चलिए, किसने, बलबन ने लाया था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष था। विजारत, विजारत चरमोत्कर्ष किसके काल में था भैया, तुगलक के काल में था। विजारत किसके काल में था, तुगलक के काल में था भैया। विजारत क्या था भैया, विजारत एक ऐसे संस्था है जिसमें इस्लामी संविधान से मान्यता दी गई थी, जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी, जिन्हें जिन गैर अरबी संस्थाओं अंतर्मुक्त किया गया था, मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्री पद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे, उन्हें विजारत की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। चलिए, विजारत किसके काल में सबसे अधिक प्रसिद्ध था, तो भैया तुगलक काल में। ठीक है। आइए, मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था। बताइए किससे विलय था भैया, फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का। ठीक है, किससे था भैया, मध्यकाल की सरकार जो है ना एक समग्र संरचना थी, बोलेगा ये विलय था, किससे विलय था। हाँ, तो जो फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का था। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगाने वाला कर को इंगित करता है। निम्नलिखित में से कौन भूमि पर लगने वाले कर को इंगित करता है ना। चलिए, पहले कौन करता है भैया, तो डी नंबर इसका हो जाएगा। इंगित कौन करता है, इसका हो जाएगा क्या, उनके खराज करता है भैया, खराज करेगा। उसके बाद करते हैं उष्ण, उष्ण करेगा, फिर मुक्त कई करेगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। खुम्स क्या होता था, भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था। ठीक, खम्स क्या था, खम्स क्या था भैया, भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था। ठीक ना। अच्छा, बोल रहा है क्या यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। अच्छा, भूमि पर उत्पाद पर जो भी कर लगता था कौन कौन नाम था। ठीक है। क्या खराज था, उष्ण था, मुक्तई था, तो भैया ये तीनों को होगा, लेकिन खुम्स नहीं होगा। ठीक है। आइए अपना पढ़ते हैं आगे। शत्रुओं को राज्य की जनता के लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था तथा साथ ही 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांट दिया। यहाँ उल्टा हो गया ना, 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया, खुद 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। ठीक है। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों से कोई हिस्सा नहीं लिया, उसने खुम्स के अलावा अन्य सभी भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित कर दिया। ठीक है। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी भैया, इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। फटाफट मारिए, कहा है कि नौकरी लेनी है तो भैया पढ़ना पड़ेगा, पढ़िएगा नहीं तो कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था। मुकद्दम चौधरी किसके लिए पाया जाता था, गांव के सरपंच को क्या बोलते थे, नहीं बोलते थे चौधरी साहब है लोग। मुकद्दम या चौधरी किसके लिए कहते थे, गांव के सरपंच को कहते थे। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकार था भैया। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकार किसको था भैया, चौधरी जी को नहीं था। गांव में कौन कलेक्ट करता था, चौधरी जी करते थे। कौन करता था, चौधरी जी करते थे। ठीक है। चौधरी जी करते थे। एक मिनट रुकिए, तो वीडियो आउटपुट में एक मिनट के साथियों, थोड़ा सा गड़बड़ी चल रहा था इधर। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था भैया, चौधरी जी रहते थे। ठीक है। सर्व 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 का कर लगाया जाता था। बताइए सर्व का कर किसे लगाया जाता है, सर्व का कर, सर्व का कर किसे, सिंचाई पे, सिंचाई पे क्या करते हैं, सर्व का कर लगता है। ठीक ना, सिंचाई पे। उधर 3 गो कर था भाई, कृषि पे कौन कौन कर था, 3 गो बताइए फटाफट। कृषि पे 3 गो कर जो हम लोग पढ़े थे, फटाक से कहाँ गया, कृषि पे 3 गो कर पढ़े थे। खुम्स, जिसमें कि खुम्स कृषि पे कर नहीं था, खुम्स कृषि पे कर नहीं था। ठीक है। कौन कौन सा पढ़े थे, कृषि पे लगने वाला कर कहाँ गया भैया, कृषि पे लगने वाला कर, कृषि पे लगने वाला कर किधर चला गया, जस्ट पढ़े हैं हम लोग। यही तो है, खराज, खराज लगेगा कृषि पे कर, उसने लगेगा कृषि पे कर, उसका मुक्तई, मुक्तई क्या कृषि पे कर लगेगा, लेकिन क्या खुम्स लगेगा, नहीं भैया खुम्स नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए पढ़ते जाइए। जब जब क्या है, जवाबित का संबंध किससे था, देखो जवाबित, जवाबित का संबंध किससे था, जवाबित का संबंध किससे था भैया, ये नंबर में राज्य कानून से था। जवाबित का संबंध किससे था, राज्य के कानून से था। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। हदीस है, क्या भैया, हदीस है एक, क्या है हदीस, एक भैया एक इस्लामिक कानून है। हदीस क्या है, एक इस्लामिक कानून है। ठीक है। कहते हैं खरीदादार कौन थी, खरीदादार कौन थे भैया, खरीदादार कौन थे भैया,
परगना का प्रमुख अफसर है शासी मनसब संरक्षक, ये था फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था, ठीक है। फरमानों को भेजने वाला अधिकारी को क्या बोलते, खरीदार कहते थे। देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि वो खरीदार कौन थे, खरीदार कौन, फरमानों को भेजने वाले अधिकारी थे, फरमानों को भेजने वाले, नहीं फरमान आया हुआ है, फरमान से भेजने वाले अधिकारी को क्या खरीदार कहते थे, ठीक है। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था, बताइए फवाजिल का अर्थ क्या था। अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अधिकतर भुगतान या वेतन के बदले निर्धारित मालगुजारी, ना है भैया। ये था इकतदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाले अतिरिक्त राशि, ठीक है। सल्तनत काल में फवाजिल का क्या था, फवाजिल क्या कहता था, इकतदारी जो देता था, इकतदारी व्यवस्था से सरकारी खजाने में जमा की जाने वाले अतिरिक्त राशि जो थी ना, उससे क्या कहते फवाजिल कहते थे, ठीक है। फवाजिल को क्या कहते, फवाजिल पूछेगा क्या था भैया, एकता व्यवस्था जो जब अतिरिक्त राशि हम लोग थी सरकारी विभाग में जमा करेंगे उसे क्या बोलते, फवाजिल बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट आए, पढ़ते जाइए। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं पता निम्नलिखित कुछ से करें, बताइए बताइए। दो प्रमुख जो मुद्राएं थे उसका क्या क्या नाम था, एक टंका तो वही जाएगा, टंका और वो जीतल हो जाएगा, टंका और जीतल पड़े हुए थे, टंका और जीतल छापा गया था, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी पढ़िए, कहाँ गया। निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था, टंका नामक चांदी का किसने था, इल्तुतमिश ने चलाया था, टंका नामक थी चांदी का सिक्का चलाया था इन्होंने, ठीक है। और उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था भैया, कौन था भैया, इल्तुतमिश, कौन था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या था, क्या 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 था इन्होंने भैया, टंका का एक सिक्का जारी किया था, जो क्या था, किसका था बना हुआ, चांदी का बना हुआ था, ठीक है। चलिए दबा के आगे बढ़ना है, आगे बढ़िए भैया। ये क्या है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, क्या ये शस्त्र गनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे भैया, चांदी और तांबा, कहाँ है चांदी और तांबा, मारिए दबा के, हाँ ठीक है। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था, बताइए कौन से किसका किसका सिक्का था जिसके बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम उस पर अंकित किया गया था, बताइए। अलाउद्दीन महमूद शाह। अलाउद्दीन महमूद शाह ऐसा आदमी था जिनके सिक्का पे क्या था, खलीफा के बगदाद का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था, ठीक है। क्या नाम था उसका, अलाउद्दीन महमूद शाह, क्या था भैया, अलाउद्दीन महमूद शाह। चलिए आइए नेक्स्ट आता है हम लोग दिल्ली सल्तनत काल में स्थापत कला, ठीक है। आप सभी जो है पूरा इसको पढ़ के आइएगा घर से, यहाँ सीधा क्वेश्चन डिस्कशन होगा। चलिए इसका क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था, देखिए भारत में कागज का प्रयोग सबसे पहले 12वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से, 12वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से हुआ था, 12वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ है। चलिए इसका डिस्कशन थोड़ा सा देख लेते हैं। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, कहाँ हुआ था विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार, तो चाइना में हुआ था, ठीक है। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी में सबसे पहली बार पेपर संरक्षित किया गया था, ठीक है। जिसका शीर्षक क्या, पंचरक्षक है, क्या जिसका शीर्षक क्या है भैया, पंचरक्षक है। यह भारत में कागज का सबसे बड़ा प्राचीन प्रमाण है। बोलेगा भैया भारत में कागज सबसे बड़ा प्राचीन प्रमाण कहाँ पे है भैया, कलकत्ता में है, कलकत्ता में 1105 ईस्वी में सबसे पहली बार पेपर संरक्षण का कारखाना खोला गया था, ठीक है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया भैया, फटाक से बताइए। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था ना भैया, सही से बोलिएगा। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया बढ़िया। अब घोड़ा दागने का जो प्रथा किसे चलाया था भैया, उन्होंने क्या नाम है इसका, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था, ठीक है। घोड़े के नाल के आकार मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी, बताइए कौन लाया था भैया, इल्तुतमिश ने लाया था, या गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, ये अलाई दरवाजे में नहीं लाया गया था, आपको पता है, जब इस टाइम पर आ रहे हैं सल्तनत का उसे में आपको बताए थे भैया। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी, कहाँ, अलाई दरवाजा में लाई गई थी, ठीक है। अलाई दरवाजा देखिए इसमें भी आपको दिया हुआ है डिस्कशन में, 1311 में 11 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुआ था। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसे एक चौकोर का बड़ा कमरा है, ठीक है। इसकी छत पर एक गुंबद है जिसमें घोड़े के नाल के आकार के मेहराब का प्रयोग किया गया है, ठीक है। घोड़े के मेहराब का बोलेगा वो किसका अथी है, किसका गुंबद है भैया, किसका मकबरा है वो, तो मकबरा इल्तुतमिश का मकबरा है, ठीक है। अलाई का दरवाजा किसका मकबरा है भैया, इल्तुतमिश का मकबरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था, योगदान नहीं दिया था भैया, योगदान तो भैया ऐबक ने तो उसको ये क्या कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो इसको स्टार्ट ही किया था, इल्तुतमिश ने तो इसको पूरा कर दिया था, फिर शाह तुगलक ने क्या चौथा मंजिल को ढहा था, उसको क्या बना दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिया नहीं भैया, इसका कोई योगदान नहीं था इसका उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हाँ भैया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था, 5वीं मंजिल का कहाँ गया ये, फिरोज शाह तुगलक कहाँ है, यहाँ है, मारिए फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ठीक है। मध्य भारत में मीनारों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करिए, बताइए।
ये 13वीं 180 फुट ऊंची पतली मीनार है जो 5 मंजिलों में विभाजित है। मध्य भारत की मीनारों के बारे में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्या बोलते हैं इसमें, 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार 210 फीट ऊंची एवं पतली मीनार है जो कि 4 मंजिलों में विभाजित है। बिल्कुल 2 नंबर सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ करवाया गया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ठीक है। 13वीं शताब्दी में मूलतः निर्मित इस इमारत का आधार का व्यास लगभग 47 फीट हो गया है। चीज का व्यास लगभग 9 फीट हो गया और इमारत लगभग 5 मंजिलों में विभाजित थी। ठीक है। 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार, 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार जो है ना 200 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो 4 मंजिलों से विभाजित है तथा यह आरू रंग से चित्रित है। यह मीनार एक इतनी ईरानी स्मारक की तरह दिखाई देता है, लेकिन इस निर्माण में दिल्ली और ईरान वास्तुकलाविदों के साथ साथ स्थानीय वास्तुकलाकार भी साथ है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। हाँ चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध हिंदू इस्लामी शैली में निर्मित हुआ करता था, बताइए कौन सा था? वो था बलबन का मकबरा। किसका था? बलबन का मकबरा क्या था भैया? पूरा एकदम शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित था। शुद्ध इस्लामी शैली से किसका मकबरा निर्मित था भैया? तो बलबन का मकबरा, बलबन का मकबरा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैठिए नु। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत का स्मारक में दृष्टि थी? प्रथम वास्तविक मेहराब किसमें था भैया? वो था बलबन का मकबरा में ही था। ठीक है। बलबन का मकबरा क्या शुद्ध इस्लामिक पद्धति से बनाया गया था। ठीक है। बोलेगा तुगलक काल, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? पहले तो आ जाएगा कुतुब मीनार है ना, आएगा भैया। पहले 3 नंबर आएगा कुतुब मीनार। ठीक है। फिर आएगा तुगलकाबाद का किला, तुगलकाबाद का किला। फिर तब आ जाएगा कौन भैया? तब आएगा लोधी गार्डन, मोहम्मद लोधी नहीं कहते। फिर फतेहपुर सीकरी आएगा। ठीक है। फिर फतेहपुर सीकरी आ जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं डिस्कशन। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक नगर की स्थापना की थी जिसका नाम रखा हम तुगलकाबाद। ठीक है। तुगलकाबाद का स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ठीक है। इसे सुरक्षित रखने के लिए उसने एक किले का निर्माण कराया जिसे लोधी गार्डन कहते हैं। ठीक है। लोधी गार्डन कहते हैं। ठीक है। निर्मित है। लोधी गार्डन किस लिए बनाया गया था? वही तुगलकाबाद को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है। इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया। फतेहपुर सीकरी का स्थापना किसने किया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था दोस्तों? अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने कराया था। किसने? अकबर ने। 10 नंबर सुल्तानगढ़ी, बताइए सुल्तानगढ़ी, लाल महल, जमानत खान मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा सबको याद आ गया होगा, कौन होगा? 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा से। देखिए डी का 2 नंबर है। देखिए सी नंबर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। आइए ना, सुल्तानगढ़ी भैया किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। सुल्तानगढ़ी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। लाल महल किसने बनाया? बलबन ने। बलबन ने भैया क्या बनाया था? लाल महल बनवाया था। ठीक है। लाल महल किसने बनवाया? बलबन ने बनाया। ठीक है। जमात खान मस्जिद, जमात खान मस्जिद किसने बनाया? खिजर खान ने क्या बनाया? खान मस्जिद बनाया। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सुल्तानगढ़ी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। लाल महल किसने बनाया? बलबन ने। लाल महल बलबन ने बनाया। ठीक है। जमात खान मस्जिद किसने? खिजर खान ने बनाया। ठीक है। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे भैया? अतरी कवि थे। कौन? अतरी कवि थे। ठीक है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति प्रशस्ति ठीक है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन थे भैया? तो अतरी कवि जी थे। ठीक है। देखिए मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। ठीक है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था। किसने किया था? जैता। जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि और महेश ने किया था। अत्रि और महेश ने क्या इसका प्रशस्तिकरण का क्या कहता, स्तंभ का प्रशस्तिकरण किया था, लेकिन जब इसका रचना किसने किया था? जैता ने किया था। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। लाल महल किसने बनाया भैया? बलबन ने बनाया। बिल्कुल सही है। और उसके बाद आइए क्या बोलते हैं? कौन सुमेलित नहीं है ना? देखिए हिंडोल महल, हिंडोल महल किसने बनाया? गयासुद्दीन खिलजी ने बनाया था क्या? हिंडोल महल बनाया था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। जहाज महल किसने बनाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। जहाज महल, हिंडोल महल, ये सब गयासुद्दीन खिलजी ने बनाया था। ठीक है। उसके बाद आता लाल दरवाजा मस्जिद किसने बनाया? बीबी राजे। लाल दरवाजा किसने बनाया? बीबी राजे ने बनाया था। ठीक है। गलती कौन हो गया? हिंडोल महल। हिंडोल महल किसने बनाया? गयासुद्दीन ने बनाया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किस शासनकाल में? बताइए। राणा कुंभा के, राणा हमीर के, या राणा रतन सिंह के, या राणा संग्राम सिंह के? तो इसका हो जाएगा राणा कुंभा के। इसका हो जाएगा राणा कुंभा के। चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
निम्नलिखित युग में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित युग में से कौन सम्मिलित नहीं है? बोलिए। अजमेर, कुव्वत उल इस्लाम। अजमेर कहाँ भैया? कुव्वत उल इस्लाम में है, नहीं है भैया। दिल्ली आ जाएगा कुव्वत उल इस्लाम में भैया। जौनपुर अटाला मस्जिद है भैया। जौनपुर में अटाला मस्जिद है भैया, बिल्कुल। मालवा में जहाज महल है। हाँ, जहाज महल किसने बनाया था? गयासुद्दीन ने बनाया था। गुलबर्गा कहाँ है? जमा मस्जिद है, ठीक है। दिए गए प्रश्न में स्थापत्य उनसे संबंधित स्थलों का समीकरण कीजिए भैया। दिल्ली में कौन है? कुव्वत उल इस्लाम है। जौनपुर में अटल मस्जिद है। मालवा में जहाज मंजिल है। और गुलबर्गा कहाँ है? गुलबर्गा जमा मस्जिद में, ठीक है। जमा मस्जिद कहाँ? गुलबर्गा में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेहराब की निचली सतह पे कमल कली की झालर बताइए कहाँ था भैया? इसका आ जाएगा खिलजी बिलम आ जाएगा, ठीक है। अष्टभुजा मकबरे का उदय कहाँ पे हुआ था? अच्छा, तुगलक काल में हुआ था। अष्टभुजाई मकबरे का भाई तुगलक तुगलक काल में हुआ था। अष्टभुजी मकबरे का उदय कहाँ? तुगलक काल में हुआ था, ठीक है। स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग कहाँ हुआ था? स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग इसमें हुआ था कि विजयनगर में। स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग विजयनगर में हुआ था, ठीक है। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार। झुकी हुई दीवारों से विशाल मुख्य द्वार कहाँ हुआ था? खिलजी में, ठीक है। अरे खिलजी कहाँ से होगा? सरकी में होगा ना। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार कौन था? सरकी में था। देखिए, मेहराब की निचली सतह का कमल कली का झालर कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा आपको अथी में, खिलजी में आ जाएगा। अष्टभुजी मकबरे का उदय कहाँ है? अष्टभुजी मकबरे का उदय कहाँ गया? तुगलक काल में। स्तंभों में बोधि का प्रयोग कहाँ गया? बोधि का प्रयोग कहाँ आ जाएगा? विजयनगर में आ जाएगा, ठीक है। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार कहाँ आ जाएगा? एक नंबर हो जाएगा सर की। दिल्ली सल्तनत साहित्य काल। चलिए आइए साहित्य काल को भी देखिए लेते हैं स्वर्णों ने। अब कल जो है ना मुगल का सीधा स्टार्ट करेंगे, यहाँ आज पूरा खत्म ही कर देना है इसको। किताब उल हिंद की रचना किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा किया गया था? किताब उल हिंद किसने किया था भैया? अल बरूनी ने किया था। किताब उल हिंद की रचना किसने किया था? अल बरूनी ने किया था, ठीक है। किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। अरब से आने से पहले यात्रियों में अल बरूनी प्रमुख था, ठीक है। इसका वास्तविक नाम क्या? अबू रेहान था। इसकी महत्वपूर्ण कृति कौन सी? तहकीकाक हिंद किसने लिखा? अल बरूनी ने, ठीक है। ऊपर से किताबुल हिंद भी किसने लिखा? हिंद हिंद जिसके लास्ट में होगा अल बरूनी ने लिखा, ठीक है। उल हिंद, किताबुल हिंद भी, तहकीकाक हिंद भी इन्होंने ही लिखा, ठीक है। तहकीकाक हिंद किसने लिखा? जस्ट पढ़े, अल बरूनी ने, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए अभी अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा में हुआ था। अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, जिसे प्राय अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, इसका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश का ही है ना। अमीर खुसरो जी का जन्म कहाँ हुआ? 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था, ठीक है। वर्तमान का कासगंज जिले के पटियाला नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को क्या तूतीय हिंद कहा था? बताइए। इसमें बोले तूतीय हिंद किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को कहा था। इसका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म 1252 ईस्वी में एनसीईआरटी इसको थी मानता है 1252 में, नहीं ठीक है। मारिए 1252 तब एनसीईआरटी जब मारता है। बोलेगा तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ पे? पढ़ा अब जस्ट पढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं? एटा में हुआ था, एटा में, पटियाली में। तूतीय हिंद और अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? हिंदुस्तान का तोता किसने कहा था? अमीर खुसरो ही नहीं कहा था अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहा था। और तूतीय हिंद भी कहा था, ठीक है। उसके बाद अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी की भूमिका निभाई थी? बताइए किसके विकास में अग्रणी की भूमिका निभाई थी? खरी बोली के भूमिका उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी, ठीक है। अग्रणी भूमिका निभाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के शाह सुल्तान का शासन देखा था? बताइए निम्नलिखित में किसने दिल्ली के शाह सुल्तान का शासन काल देखा था? बताइए। दिल्ली के साथ सुल्तान का शासन देखा था, बताइए किसने? अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने ही 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा था, बताइए। तो निम्नलिखित में किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था ना? 7 सुल्तानों का, तो ये हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया है भैया। अमीर खुसरो एवं निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। ये जो दोनों हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसमें आ जाएगा अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया आ जाएगा, दोनों आ जाएगा इसमें, ठीक है। प्रसिद्ध कवि और अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार में थे? बताइए किस बादशाह के दरबार में थे अमीर खुसरो एवं अमीर खुसरो? गयासुद्दीन तुगलक के साथी में थे। गयासुद्दीन बलबन। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे भैया? बलबन के दरबार में दिखे थे। किसके दरबार में थे? बलबन के, ठीक है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जन किसके दरबार में था? अमीर खुसरो बलबन के दरबार में था, ठीक है। अमीर खुसरो ने अपने आप को तूतीय हिंद कहा था। इन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान तोता कहा था। इसका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था।
कहाँ हुआ था भैया? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। देखिए, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे? कहाँ गया? बलबन भैया, बलबन। बलबन का अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार। इनमें से जो भी ऑप्शन रहेगा, अलाउद्दीन इल्तुतमिश में बलबन तो नहीं, अलाउद्दीन खिलजी तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा था। ठीक है। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? दरबारी कवि तो भैया ये बलबन का था। अगर उसके बलबन नहीं रहेगा तो उन्हें क्या, अलाउद्दीन खिलजी को मारेंगे। ठीक है। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसी सदन काल में संबंधित थे? भैया कैसे हो? अलाउद्दीन तो मारिए भाई, खिलजी है क्या? अलाउद्दीन खिलजी को मारिए। ठीक है। अमीर खुसरो एक देश थे। अमीर खुसरो एक क्या थे? ये कहते, ये कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ, ये तीनों थे। ठीक है। नवी फारसी काव्य शैली सबक हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे भैया? अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो भैया नवी फारसी सबक हिंद, नवी फारसी सबक हिंद हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। ठीक है। नबी कहते साहबा के हिंद एवं हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने हिंद खड़ी बोली का जनक कहा था? हिंद खड़ी बोली अब जस्ट पढ़े हम लोग, कौन? अमीर खुसरो का जन्मदाता बना था। ठीक है। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? अमीर खुसरो था। हिंदी एवं फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था ये। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिन्होंने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? ये अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने ही अपने आप को हिंद का तोता कहते हैं या हिंदुस्तान का तोता कहते हैं। इन्होंने अपनी खड़ी बोली के लिए लड़ाई लड़ लिया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? वही नई फारसी एवं काव्य शैली एक सबका हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता थे। सबका हिंद में हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हिंदुस्तान देवी देवताओं तथा मुसलमान संतों की प्रशंसा में रचित रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। बताइए। बोला हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों के प्रशंसा में रचित, मुस्लिम संतों के प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई थी। हाँ भाई, बिल्कुल लिखी गई थी। ठीक है। भारत में से जाने वाली कव्वाली से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप में आरंभ करता अमीर खुसरो था। अच्छा, अमीर खुसरो ने ही कव्वाली को स्टार्ट किया था। हाँ भैया, बिल्कुल दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर जाता है बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने गीतों का संग्रह किताब ए नीरस का रचना की थी, जिसमें नीरसपुर नगर की स्थापना भी की थी तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। भारत ने कव्वाली नामक संगीत के शैली का प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता कौन है भैया? अमीर खुसरो है। ठीक है। कव्वाली का स्टार्ट किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है। गीतों का संग्रह किसने किया था? आदिल शाह ने गीतों का संग्रह किया था, किताब ए नीरस में किया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तबकात ए नासरी का लेखक कौन थे? तबकात ए नासरी का लेखक मीना उस सिराज थे। ठीक है। मीना उस सिराज थे। मीना उस सिराज थे जिन्होंने तबकात नासिरी नामक पुस्तक को लिखा था। ठीक है। ये किसके साथ निकाल आया था? ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत विजय पे साथ में आया था। ठीक है। फतवा ए जहांदरी। फतवा निम्नलिखित के ग्रंथों पर विचार कीजिए जिसमें कलाम उस पर व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। सबसे पहले कौन है? फतवा ए जहांदरी आया, पृथ्वीराज रासू आया, किताब उल हिंद आया, या तबकात नासरी है? बताइए कौन है सबसे पहले? सबसे पहले आएगा कौन थे? किताब उल हिंद आया। किसने लिखा था उल हिंद? अलबरूनी ने लिखा था। किसने लिखा था? अलबरूनी ने। फिर आता है पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई का लिखा था। चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो। ठीक है। फिर आएगा दो हो गया छह। इसके बाद आता है कौन? तबकात नासरी। तबकात नासरी कैसे? मीनार ने तबकात नासरी लिखा था। ठीक है। फतवा है जहांदरी। जहांदरी किसने लिखा था भैया? जहांदरी लिखा था आपको, इसने लिखा था, क्या कहते हैं, जहां आराम ने लिखा था सर, जहांदरी। चलिए आगे देखते हैं, जो आएगा उसका बताया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जहांदारी पुस्तक के लेखक कौन थे? आ गया। जहां पुस्तक के लेखक कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी थे। कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी ने। ठीक है। जहांदरी का पुस्तक कौन था? फतवा जहांदरी का पुस्तक कौन था लेखक? इसका था बर्नी जी थे। कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी साहब। कौन क्या लिखे थे? फतवा जहांदरी नामक पुस्तक लिखा था। पृथ्वीराज रासो का कौन था? चंद्रबरदाई था। किताबुल हिंद का कौन था भाई? अलबरूनी था। तबकात नासरी का मीनाउ सिराज था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार पे बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है किससे? तबकात हिंद से, तबकात नासरी से होता है, जो मिनहाज सिराज ने लिखा था। ठीक है। बिहार पे बख्तियार खिलजी के हमले का प्रथम विवरण तबकात नासरी में प्राप्त होता है। तबकात नासरी से। ठीक है। इसका लेखक मिनहाज सिराज ने किया था। इसकी कृति सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद ने समर्पित किया था। ठीक है। निम्न भाषाओं में से किस भाषाओं को दिल्ली सुल्तान ने संरक्षण प्रदान किया था? बताइए किसको? अरब को, फारसी को, तुर्की को, उर्दू को? फारसी को क्या कहता है? उन्होंने दिल्ली सुल्तान संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है। आइए, अप्रसंग शब्द प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता है। बताइए। अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग
मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता है। क्यों होता है भैया? कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप से इंगित करने के लिए, कुछ आधुनिक भाषाओं को इंगित करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? अपभ्रंश शब्द का उपयोग करते हैं। कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप को इंगित, देखिए कुछ भारतीय भाषा होता है उसका आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए हम क्या कहते हैं? अपभ्रंश का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जियाउद्दीन बर्नी अभी जस्ट पढ़े हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सी लिखा है भैया? जहांदरी लिखा है उन्होंने। ठीक है, जहांदरी लिखा है भैया उन्होंने। फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी ने फिरोज शाही भी लिखा है। ठीक है, हसन निजामी ने क्या लिखा है भैया? हसन निजामी ने लिखा है तबकात तिजुल मासरी लिखा है इन्होंने। क्या नाम है इसका? निजामी जी ने लिखा है। मीना उसराज ने क्या तबकात नासरी मीना उसराज ने लिखा है। उसके बाद आ जाइए भैया, याहिया बिन अहमद ने लिखा है तारिक मुबारक शाही। ये तारिक मुबारक शाही किसने लिखा है? अहिया बिन अहमद ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद आइए तबकात नासरी मिनासरा ने तारिक फिरोज फिरोज शाही किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा। नासरी किसने लिखा है भैया? हसन निजामी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मीरात ए सिकंदरी भैया बताइए, मीरात ए सिकंदरी किसने लिखा? देखिए कुछ मीनास मिराज सिकंदरी किसने लिखा है भैया? मिराज सिकंदरी लिखा है, गुजरात विजय से रिलेटेड है क्या? मीरात सिकंदरी गुजरात विजय से रिलेटेड है। बुरहान है मासिर का बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। बहमनी साम्राज्य का स्थापना किसने किया था भैया? बताइए। हम्म बहमनी साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? बताइए ऑप्शन में। बहमनी समाज का किसने किया था? क्या नाम है उसका? हसन एन गंगू ने किया था। हसन एन गंगू ने 1347 में बहमनी समाज का स्थापना किया था, मोहम्मद बिन तुगलक से हटके। ठीक है, और 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का हरियाणा बुक्का है। हरियार चलिए, हरियार बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। चलिए कहाँ गया? 41 मिनट हो गया, खींचना इसको फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फतु उस सियातीन भैया किसने? अब्दुल मलिक इजामी लिखा। फतुल उस सलातीन किसने लिखा? अब्दुल मलिक इजामी ने लिखा। फिरोज शाही किसने लिखा भैया? फिरोज शाह तुगलक ने लिखा। कहाँ गया? फिरोज शाह तुगलक ने लिखा। फिरोज शाही किसने लिखा? फिरोज शाह तुगलक। तारीफ है फिरोज शाही किसने लिखा? बर्नी ने लिखा। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा। खजुल फतह अमीर खुसरो ने लिखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ताजुल मासरी अभी जस्ट पढ़े हम लोग। ताजुल मासरी किसने लिखा है? इसने निजामी ने। ताजुल मासरी किसने लिखा? हसन निजामी ने लिखा। ठीक है, खाजुल उल फतह किसने लिखा? उल फतह लिखा है भैया अमीर खुसरो। उल फतह किसने लिखा? अमीर खुसरो। उल फतह किसने लिखा भैया? अमीर खुसरो ने लिखा। मासरी किसने लिखा? निजामी ने लिखा। मुबारक शाही किसने लिखा? मुबारक शाही जियाउद्दीन बर्नी को मारिए जियाउद्दीन बर्नी। अहमद बिन सरहिंद होगा क्या? अहियाद बिन अहमद हुआ कि? ठीक है, फतवा जहांदरी लिखा है वरना बर्नी ने, जहांदरी बर्नी ने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे तुजुल मासरी किसने लिखा? हसन निजामी ने। तुजुल मासरी किसने लिखा भैया? हजम निजामी ने लिखा। ठीक है, खोजल उल फतवा किसने लिखा? अमीर खुसरो ने लिखा। ठीक है, तारीख मुबारक शाही किसने लिखा? अहयाद बिन अहमद सरही ने लिखा है। फतवा जहांदरी किसने लिखा? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा। किसने लिखा? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा। निम्नलिखित में से किसने ख्वाजाइन उल फतू नामक पुस्तक रचना की थी? निम्नलिखित में किसने खजाइन उल फतू का नामक पुस्तक रचना की थी? बताइए किसने? अमीर खुसरो ने। किसने की थी? अमीर खुसरो ने। ठीक है, निम्नलिखित में किसने खजाइन उल फतू नामक पुस्तक रचना की थी? बताएं, अमीर खुसरो ने की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से तारिक फिरोज शाही रचना किसने की थी? तारिक फिरोज शाही की रचना किसने की थी? शम्स ए सिराज अफीफ ने, जियाउद्दीन बर्नी ने और क्या कहते हैं, शम्स ए अफीफ, तीनों दोनों ने मिलकर किया था। ठीक है, तारीफ है हिंद। हिंद आएगा कौन? अलबरूनी। मारिए यहाँ, हिंद आ गया अलबरूनी। अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी आ गया। जैसे हिंद आएगा अलबरूनी। तारीख दिल्ली किसने आया भैया? खुसरो। तारीख दिल्ली खुसरो। रेहल्ला रेहल्ला इबन बतूता आ जाएगा इसका। रेहल्ला किसने लिखा? इबन बतूता। तबकात नासरी किसने लिखा? मीना उसराज ने लिखा। ठीक है, तबकात हका के हिंद किसने लिखा था भैया? हका के हिंद लिखा है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने। हका के अब्दुल वाहिद हिमग्रानी लिखा है। तहजीबुल अखलाक किसने लिखा? तहजीबुल अखलाक लिखा है भैया। तहजील इकबाल किसने लिखा है भैया? इबन मिसकाबिया ने लिखा है। कुजुल तिजार किसने लिखा भैया? कुजुल तिजार आपको लिख दिया है बैलक अल
कवाई। भाई झारखंड पीसीएस बड़ा डेंजर सब क्वेश्चन पूछता है यार। जवामीउल हिकाया, जवामीउल हिकाया किसने लिखा? सदरुद्दीन मोहम्मद असौबी ने लिखा है, ठीक है। देखो तब का हका के हिंद, हिंद जैसे आएगा, अब हका के हिंद हो गया अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, ठीक है। तजीबुल अखलाक किसने लिखा? इबन मिसकावियान ने। कुजुल तिजार किसने लिखा? बैलक, बैलक अल कवायकी ने लिखे। जवामियुल हिकाया किसने लिखा? सदरुद्दीन मोहम्मद ओसी ने लिखा, ठीक है। बताइए फवायदुल फवाद, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया था भैया? आमिर हसन सिजजी ने। आमिर हसन सिजजी ने क्या बताया? फवायदुल फवाद, फवायदुल फवाद किसने लिखा था भैया? आमिर हसन सिजजी ने लिखा था, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किससे संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गानवाद का सबसे महत्वपूर्ण श्रेष्ठ माना जाता है? बताइए किसको माना जाता है? सितार को माना जाता है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए, हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए कहता है अच्छा वाद माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संगीत, संगीत तंत्र तबला का प्रचलन किया था, किसने बताया? तबला का प्रचलन किसने किया था भैया? अमीर खुसरो ने तबला का प्रचलन किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ एवं सुख सपत्ति का फारस में अनुवाद किया? अनुवाद कर उसका नाम क्या रखा? तूती नामा रखा। तूती नामा तो यार इसने रखा था ना, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्श नख नक्शबी, नक्शबी डेंजर नाम है भैया। ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, नक्शबी, ठीक है। कहता निम्नलिखित में किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुष्क, चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ क्या था? उसका सुख सपत्ति था, सुख सपत्ति का फारस में अनुवाद कर उसका तूती नामा नाम किसने रखा था? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने रखा था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता था? बताइए कौन ऐसा राजपूत राजा जो है संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? बताइए कौन है? राणा कुंभा था, ठीक है। राणा कुमार संगीत के साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था, पोषक था। राणा कुमार ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया था, ठीक है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा ने किया था, ठीक है। यह पंडित भावट, ये बोला कौन सम्मिलित है? कौन सम्मिलित, कौन सा सम्मिलित है भैया? एक पंडित भावत संगीत राज से नहीं भैया। चलिए आइए देखते हैं। जो पुंडिक विट्ठल है ना, रागमाल से रिलेटेड है, ठीक है। वो कहते हैं पुंडरीक विट्ठल ने संगीत ग्रंथ रागमाल की रचना की थी, ठीक है। पुंडरीक विट्ठल ने संगीत ग्रंथ रागमाल की रचना की थी ना। पुंडरीक विट्ठल ने संगीत ग्रंथ रागमाल की रचना की थी, जबकि संगीत राज नामक ग्रंथ, संगीत ग्रंथ की रचना राणा कुंभा ने किया था, ठीक है। जबकि संगीत राज नामक ग्रंथ, संगीत ग्रंथ किसने किया? संगीत राज किसने लिखा? राणा कुंभा ने लिखा। पुंडरीक विट्ठल किसने लिखा? रागमाल ने रचना किया था, ठीक है। उसके बाद आता है राग चंद्रिका के रचना द्वारकानाथ भट्ट ने द्वारा, रोग कल्पम की रचना कृष्णानंद व्यास ने की थी। हालांकि काशीनाथ शास्त्री था अप्पासी तुलसी ने भी राग चंद्रिका रचना की थी, ठीक है। रामलल्ला बताइए, अब आता है रामलल्ला। आगे बढ़ते हैं, देखिए रामलल्ला किसने लिखा था? पुंडरीक विट्ठल ने लिखा था, ठीक है। रस कुमुदी किसने लिखा? श्रीकंठ। रस कुमुदी कौन रचिता था? श्रीकंठ ने। तो राग विबोध, राग विबोध का रचयिता कौन था भैया? सोमनाथ। राग विबोध का रचना कौन था? सोमनाथ जी। रस कुमुदी का कौन था भैया? रस कुमुदी श्रीकंठ जी। श्रीकंठ ने रस कुमुदी का रचना की था, ठीक है। चतुर्वेदी, उसके बाद आता है चतुर्वेदी पार्षद का वेंकट मखीन ने, वेंकट मखीन ने किया था। चलिए अब कुछ ही क्वेश्चन बचा है। उसके बाद राज पंचाध्याय, राज पंचाध्याय, पंचाध्याय किसने लिखा था भैया? राज पंचाध्याय। चलिए इसका सीधा डिस्कशन देखिए। राज पंचाध्याय किसने लिखा? नंददास ने। राज पंचाध्याय किसने लिखा? नंददास ने, ठीक है। चैतन्य भागवत, चैतन्य भागवत किसने? वृंदावन दास जी ने लेखक थे, ठीक है। चैतन्य भागवत ऐसे भी भागवत कथा कहाँ पे होता है? वृंदावन दास में, ठीक है। चैतन्य मंगलम जयनंद ने, चैतन्य मंगलम किसने लिखा था? जयनंदा जी ने। भक्ति रत्नाकर किसने लिखा? नरहरि चक्रवर्ती ने। भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती ने लिखा, ठीक है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखा था, बताइए वो कौन सा सुल्तान था जिसने अपना स्मरण लिखा था? कौन था भैया? फिरोज शाह तुगलक था। कौन जिन्होंने अपना स्मरण लिखा था? स्मरण लिखा था, ठीक है। मीरात ए सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगरा के राज की सुख समृद्धि का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के उचित प्रबंधन का वर्णन है। बताइए कौन इसमें से हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसका दोनों हो जाएगा, ठीक है। क्या कहते हैं? मीरात ए सिकंदरी, मीरात ए सिकंदरी में भैया इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद वगैरह के राज की सुख समृद्धि का वर्णन है, ठीक है। इसमें व्यापारिक मार्गों के सुरक्षा के उचित प्रबंधन का भी वर्णन है, ठीक है। दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली संधि का विभेद आ जाता है। चलिए विभेद को भी खींचिए। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो तुर्कों ने किया था। पोलो खेल का प्रचलन किसने किया भैया? तुर्कों ने किया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक भैया दीवान ए रियासत, दीवान अलाउद्दीन से हो जाएगा, दीवान ए रियासत अलाउद्दीन हो जाएगा, ठीक है।
नहरों का निर्माण किया था किसने? नहरों का निर्माण किया था किसने? तुगलकियों ने किया था नहरों का निर्माण, ठीक है। उसके नरोज नरोज त्योहार बनाया था किसने? नरोज त्योहार जो है ना, इसने बलबन ने नरोज त्योहार किया था, ठीक है। जहांगीर था, जहांगीर के शासनकाल में थर सर थॉमस रो आया था, क्या सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़े। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवता की पूजा की जाती थी? बताइए कौन ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत के शाही महल में हिंदू देवी देवता की पूजा की जाती थी? वो था नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में क्या करते हैं, देवी देवता की पूजा की जाती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन सा में सही सम्मिलित नहीं है भैया? इल्तुतमिश रजिया के पिता थे। रजिया के पिता, हाँ बिल्कुल बात सही बात है, इल्तुतमिश रजिया के पिता थे। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम थी, हाँ भाई ये भी सही है। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी? नहीं यार, हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी, हाँ इल्तुतमिश की पत्नी का क्या नाम था? शाह तुर्कन नाम था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इबन बतूता भैया कहाँ का निवासी था? इबन बतूता कहाँ का? मोरक्को, बिल्कुल सही जवाब मोरक्को था। मार्को पोलो कहाँ का था? इटली का। मार्को पोलो इटली का था। मार्को पोलो इटली का। अब्दुल रज्जाक तुर्की का था? नहीं भैया, अब्दुल रज्जाक तुर्की कैसे हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। नूनीज कहाँ? पुर्तगाल था, बिल्कुल सही बात, नूनीज पुर्तगाल का था। कहते हैं अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? देखिए अब्दुल रज्जाक जो था ना आपका, ये था अब्दुल रज्जाक आया था द्वितीय देवराय द्वितीय के शासनकाल में था, ये ईरानी आदमी था, ठीक है। एक बार उसका डिस्कशन देख लेते हैं, चलिए लेट्स। इबन बतूता का मोरक्को का यात्री था, किसके शासनकाल में आया था? यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इबन बतूता आया था भैया, ये मोरक्को से आया था, ठीक है। मार्को पोलो प्रसिद्ध यात्री था, यह पौंडिया शासक मारवर्मन के कुलेश्वर के शासनकाल में आया था, ठीक है। ईरानी राजदूत का था अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, किसके? बोलेगा अब्दुल रज्जाक जो है किसके शासनकाल में आया था भैया? तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। उसके बाद मार्को पोलो आया था। मार्को पोलो किसके शासनकाल में आया था भैया? प्रसिद्ध यात्री था, या पांड्या पांड्या का शासन मारवर्मन के शासनकाल में आया था, ठीक है। इवन बतौता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। ठीक है भैया, बोला निम्नलिखित यात्रा में पधारने सबसे पहले कौन है? सबसे पहले इवन बतूता आएगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अलबरूनी आएगा। अलबरूनी तो उसी के शासनकाल में आया था, क्या नाम? मोहम्मद गौरी साहब के शासनकाल में ही आया था, ठीक है, अलबरूनी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में अलबरूनी आया था। मोहम्मद गजनबी के साथ में आया था अलबरूनी, उससे मोहम्मद गौरी से भी पहले मोहम्मद गजनबी आया था, उसी टाइम आया था अलबरूनी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा? अलबरूनी सबसे पहले आया था। उसके बाद कौन आएगा? फिर उसके बाद अवन बतौता आ गया, कैसे? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आ गया। फिर आ जाएगा क्या कहते हैं, त्रिवेनियर आ जाएगा, फिर आएगा मुनीच आएगा, तब फिर लास्ट में आएगा मुनीस, ठीक है। देखिए अलबरूनी कहाँ है? अलबरूनी खीवा का रहने वाला था, निवासी था। या गजनबी मोहम्मद गजनबी के भारत विजय से पहले एक विद्वान था। या तो मोहम्मद गजनबी के साथ ही भारत आक्रमण में साथ में आया था। इबन बतूता भैया मोरक्को का भैया ये रहने वाला था, यह सीधा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। फिर ट्रेवनियर जो है ना फ्रांसीसी यात्री था, और ये अपनी यात्रा प्रारंभ करके पेशे जहांदर था। इसने क्या कहते हैं 6 बार पूर्व ये यात्रा की थी। इसकी अपनी यात्रा का विवरण उन्होंने द सिक्स वॉयसेज ऑफ द जॉन बैप्टिस्टा ट्रेवेनियर नामक पुस्तक में लिखा था। देखा मुनिची मुनिची आता है भैया, मुनिची इतालवी यात्री था। इतालवी यात्री था। 14 वर्ष की अल्पयायु में इन्होंने अपने गिरी नगर वेनी से भागकर एशिया माइनर और फारस की यात्रा करते हुए भारत पहुंच गया। 14 साल की उम्र में ये भाग गया। हम लोग यहाँ पर 30 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इसने शाहजादा के द्वारा दारा सिकों की सेवा में क्या कहते हैं तोपची के रूप में नौकरी भी की, ठीक है। चलिए लास्ट आता है दफ्तर बंदगन कौन कहलाते हैं? दफ्तर बंदन कौन कहलाते हैं भैया? तो उलेमा का क्या कहते हैं हम लोग? दफ्तर बंदन कहलाते हैं, ठीक है। उलेमा का दफ्तर बंदन कहलाते हैं, ठीक है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कुल्हा दौरान किसे कहलाता है? कुल्हा दौरान का सैयद को कहते हैं भैया, सैयद को कुल्हा दौरान किसे कहते हैं? सैयद को कहते हैं। और ये दफ्तर बंदन कैसे? उलेमा को हम लोग दफ्तर बंदन कहते हैं ना, उलेमा का दफ्तर बंदन। उसे कुल्हा दौरान को क्या कहते हैं? सैयद कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागर में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दिया गया था सदरुद्दीन मोहम्मद ओफी द्वारा। बोलेगा जो भारतीय चुंबकीय दिशा सूचक है उसका प्रयोग के प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दिया गया था? सदरुद्दीन मोहम्मद ओफी द्वारा इसके बारे में प्रयोग के बारे में जानकारी दी थी। बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। लेकिन चुंबकीय दिशा सूचक भारतीय महासागर प्रयोग के प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? सदरुद्दीन मोहम्मद ओसी द्वारा दी गई थी, ठीक है। निम्नलिखित व्यक्तियों में भारत में विभिन्न समय पर राज किया था, उसके राज के सही क्रम को तुम दर्शाइए। शेरशाह सूरी सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले तो आया भैया रजिया सुल्तान ने किया था 1236 से 1240 ईस्वी तक। फिर आता अलाउद्दीन खिलजी आ गया, कितना 1290 से आया था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है।
उसके बाद एक नंबर फिर शेरशाह सूरी आ जाते हैं, फिर आते हैं अकबर, ठीक है। कौन है फिर अकबर, फिर कौन आ गया, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, फिर शाह सूरी, फिर अकबर आते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन कम ही है। चलिए आइए, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बस 2 पन्ना है ही, इसको तुरंत कर खींच देते हैं। कितना घंटा हो गया, 54, छोड़िए न 54 के पढ़ना जरूरी है, कितना घंटा हुआ ये नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदावार का युद्ध कब हुआ, 1194 में चंदावार का युद्ध हो गया। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था, तैमूर का आक्रमण आपको 1398 ईस्वी में हो जाएगा, ठीक है। उसके तालीकोटा का तालीकोटा 1565 ईस्वी में, सी 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हो जाएगा। घाघरा का युद्ध का 1529 ईस्वी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह, बहादुर शाह बोले निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है, सब सुमिलित नहीं है। सुमिलित का बहादुर शाह गुजरात से बिल्कुल सुमिलित है। उसके बाद कहते हैं चांद बीबी अवध से था, नहीं चांद बीबी अवध से नहीं था, ठीक है। चांद बीबी अहमदनगर से था, अहमदनगर से थे। राजा सुल्तान दिल्ली से थी, बहादुर शाह मालवा से था, ठीक है, बिल्कुल सही। चांद बीबी कौन से था भैया, अहमदनगर से था, ठीक है। बताइए विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासन काल, निम्न की घटना में विचरण की है। कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगाली का भारत आक्रमण, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, कुतुब एमबीटी सबसे पहले आएगा, 2 नंबर बनेगा, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण होगा, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण के बाद फिर फिरोज शाह तुगलक बेचारा का मौत हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर आ जाएगा, ठीक है। पहले 1 नंबर पे ही, 2 नंबर पे ही आ जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, विजयनगर 3 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या कहते हैं, पुर्तगाली का आक्रमण होगा, ठीक है। नहीं, पहले पुर्तगाली का आगमन हो जाएगा, फिर उसके बाद है ना विजयनगर समय, विजयनगर समय पुर्तगाली आगमन के बाद होगा, ठीक है। इसके अनुसार से 4 2 1 3 आ जाएगा। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न की घटनाओं पर विचार कीजिए, तब उन्हें कलानुम का समझाइए। पहले मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी का स्थानांतरण करता है, ठीक है। अफगान षड्यंत्र रचता है, अल जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, यूपीए किसका, यूपी आर ओ का, ये आर ओ का है ना। जलालुद्दीन तराइन का युद्ध किया, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था जानते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध जो आपको हो गया था 1192 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध हो गया था। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध ही हो जाएगा, ठीक है। 1192 ईस्वी में हुआ। उसके बाद आता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी की हत्या हो जाती है। फिर उसके बाद कौन आता है, दून अफगान का षड्यंत्र होता है, ठीक होता है। उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या अपना, तुगलक वंश से रिलेटेड आ जाएगा। देखिए तराइन का जो 1192 ईस्वी में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यही हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी क्या होता है, खिलजी वंश में आ जाएगा, तो ठीक है। खिलजी वंश तो दूसरा नंबर, अफगान का षड्यंत्र होगा, ठीक है। उसके बाद तुगलक सबसे लास्ट में आएगा। निम्नलिखित अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की, उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई भी 44 देश आते हैं, और कुल मिलकर लगभग 7300 मील दूरी चलकर पार की है। पूर्व आधुनिक काल के संसार का सबसे बड़ा यह यात्री कौन था जिसने वर्णन ऊपर के अवतरण में किया था, बताइए कौन था वो। मेगास्थनीज था क्या, या कौन था, फायान था क्या, मार्को पोलो था क्या, नहीं इबन बतूता था। कौन था, इबन बतूता था, ठीक है। ये कहने वाला नीचे के युग्मों को प्राचीन साहित्य में मध्य युग में राजाओं के नाम से मिला है, बताइए। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय का कौन सा ग्रंथ था, कृष्णदेव राय का जो ग्रंथ था ना गुरु, वो था ये था मत विलास प्रहसन था इसका यार। महेंद्र वर्मन, सही सुमेलित है, सही सुमेलित क्या है, इसका ये आमुक्ता मल्यवाद है, इसका हो जाएगा यार, ये हुआ इसका। महेंद्र वर्मन का मत विलास, ये सही है, ठीक है। भोज ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। ये विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में क्या लिखा था, अमुक्ता माल्या लिखा था। अमुक्ता माल्या कृष्णदेव राय ने लिखा था, ठीक है। मत विलास प्रहसन की रचना किसने किया था, पल्लव शासक ने लिखा था। मत विलास प्रहसन का रचना किसने किया, पल्लव शासक ने किया था, ठीक है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। मत विलास प्रहसन किया महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था, ठीक है। भोज ने क्या किया था, राम रंगन, भोज ने किया था समरंगन, सूत्रधार एवं सोमेश्वर एवं मन सोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। मन सोल्लास के भोज ने किया था, मत विलास प्रश्न के महेंद्र वर्मन ने किया था, विजयनगर ने आमुक्त माल्या मालवब किया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था, बताइए सबसे कम समय तक कौन, खिलजी वंश ने किया था, ठीक है। सबसे कम, सबसे अधिक कौन हो जाएगा, तुगलक वंश, ठीक है। बताइए यहाँ पे कालाक्रम समय सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आ जाता है खिजर खां आता है। खिजर खां के बाद फिर कौन आ जाएगा, मुबारक शाह आ जाएगा। खिजर खां, मुबारक शाह, उसके बाद आ जाएगा कौन है, मोहम्मद शाह, फिर जाएगा अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। आइना उल मुल्क मुतानी में निम्नलिखित में किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी, ठीक है। आइना उल मुल्क मुतानी ने निम्नलिखित किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी, देखिए। इसका हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में उन्होंने सेवा नहीं की थी। देखिए आइना उल मुल्क मुतानी ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज शाह तुगलक के अधीन अपनी सेवा प्रदान की थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में आइना उल
मुक्तानी के मध्य भारत भेजा, ठीक है, जहां उसने मालवा पर विजय प्राप्त किया। अपने अंतिम दिनों को दक्षिण विजय में कौन था? इल्तुतमिश शासन काल में इन्होंने सेवा नहीं किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? बताइए कौन सा प्रथा की शुरुआत? जोहर प्रथा, जिसमें महिलाएं जो है अपना आग में कूद जाती थी, ठीक है। निम्नलिखित में मध्यकालीन विद्वानों लेखकों ने कौन सा धर्म का अनुयायी था? बताइए निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वान लेखक ने कौन सा धर्म का अनुयायी था? बताइए कौन सा धर्म का अनुयायी था? हेमचंद्र सूरी। कौन धर्म का अनुयायी था? बताइए मध्यकालीन विद्वान लेखकों में कौन जैन धर्म, गलती पढ़ लेते, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वान लेखकों में, ठीक है, कौन जैन धर्म का अनुयायी था उस टाइम? बताइए हेमचंद्र सूरी जो थे ना उस टाइम, हेमचंद्र सूरी जी उस टाइम जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ भैया? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, ठीक है। कलिंग का युद्ध कब हुआ? कलिंग का 261 ईसापुर में हो जाएगा, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हो जाएगा, आपको सी नंबर है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हो जाएगा भैया? ये तो 1576 ईस्वी में होगा, 1576। तराइन का युद्ध होगा 92 ईस्वी में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर, सीधा यहीं आइए। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़कों का विशेष उल्लेखनीय सड़क लाहौर से लेकर सोनार गांव तक जाती है, जो कि सबसे लंबी थी, तथा सड़क एक आजम ने नाम से बनाए जाने देता है, ठीक है। प्रतीक शहर का था, मोहम्मद तुगलक ने जारी की थी। आईना ए दहसाल की पद्धति का संबंध किसे था? अकबर से था। आईना ए दहसाल संबंधी पद्धति का संबंध किसे? अकबर से था भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है। चहलगामी अमीर तुर्क ए चहलगामी दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही था उपपन्ना का उल्लेख बताइए किस संदर्भ में मिलता है? मतलब जूता में मिलता है, जूता में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्नी में उपन्ना का उल्लेख किस में मिलता है? जूता में मिलता है, ठीक है। मध्यकालीन भारत में शब्द शब्द फनम किस निर्देशित करता है? किसे निर्देशित करता है? बताइए मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किसे निर्देशित करता है? फनम किसको निर्देशित करता है? सिक्का को। फनम सिक्का को निर्देशित करता है, ठीक है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषि खेती नहीं कर रहा था, पता है क्या चाहिए? गेहूं का तो करता ही होगा, जौ का करता ही होगा, चना नहीं, मक्का का नहीं करता होगा, समझा, मक्का खेती नहीं करता था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में म, अबे यार क्या लिख दिया? मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकिला पदनाम किन के लिए था? भैया महत्तर और पटकिला पदनाम किन के लिए था? बताइए किन के लिए था भैया? ग्राम मुखिया के लिए क्या था? महत्तर और पटकिला था। दोस्तों ये आज का हमारा जो दिल्ली सल्तनत का जो शेष बचा हुआ पार्ट था उस सभी को हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं हम लोग, देखेंगे कल अगले वीडियो में, नेक्स्ट वन में उत्तर भारत का दक्कन प्रांतीय राजवंश। कल आपको ये टॉपिक पढ़ के आना है, कल इसका क्वेश्चन देखेंगे, जम के मारेंगे इसका, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए मन से। बाय बाय।